नमस्कार। इस वीडियो में हम छुट्टी नियम यानी लीव रूल्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो के मुख्य हेतु हैं छुट्टी के सामान्य नियम एवं शर्तें तथा छुट्टी के प्रकार। छुट्टी यानी लीव रूल्स के मुख्यतः 4 प्रकार हैं: कंपनी लीव रूल्स, फंडामेंटल लीव रूल्स, स्टेट रेलवे लीव रूल्स, लिबरलाइज्ड लीव रूल्स। रेलवे पर छुट्टी संबंधी नियम लिबरलाइज्ड लीव रूल 1949 के अंतर्गत लागू हैं। इससे पूर्व कंपनी के छुट्टी नियम या स्टेट रेलवे छुट्टी नियम लागू थे। ये लीव रूल्स स्क्रीन पर दिखाए गए रेल सेवकों पर लागू होते हैं। रेल सेवक जो 1 फरवरी 1949 को या इसके बाद नियुक्त हुए हैं, वे रेल सेवक जो अस्थायी रूप से नियुक्त हुए हैं और 3 साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है, तो उस स्थिति से वे सभी रेल सेवक जो विशेष आदेश के द्वारा इस सीमा में लाए गए हैं। छुट्टी के बारे में ये मूल नियम है कि छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता, किंतु वर्तमान में इस नियम की सकारात्मक व्याख्या करते हुए रेलवे बोर्ड ने ये स्पष्ट किया है कि सामान्यतः किसी कर्मचारी को छुट्टी से इनकार नहीं किया जाए, क्योंकि कर्मचारी को छुट्टी पर भेजना न केवल रेलवे हित में है, बल्कि कर्मचारी छुट्टी पर जाने से मानसिक रूप से संतुष्ट होने के साथ साथ जब वह छुट्टी से वापस लौटता है, तब ताजगी, स्फूर्ति एवं नई ऊर्जा के साथ दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो पाता है तथा रेलवे का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। अंततः सक्षम अधिकारी को छुट्टी स्वीकृत करने में उदार रवैया अपनाना चाहिए तथा उसे छुट्टी स्वीकृत करने के बारे में एक कार्य योजना इस प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे बारी बारी से सभी कर्मचारी छुट्टी का उपभोग कर सकें तथा प्रशासन का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। अपरिहार्य परिस्थिति में ही छुट्टी से इनकार किया जा सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में कारणों को अंकित किया जाना चाहिए। रेल कक्षा ऐप में ग्रुप बी जैसे एओएम, एसीएम, एएमई, एपीओ तथा एएमएम, इन सभी परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध है तथा पॉइंट्समन ग्रुप डी टू ग्रुप सी परीक्षा हेतु भी सभी नोट्स तथा एमसीक्यूज उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। अब हम सबसे पहले छुट्टी के सामान्य नियम एवं शर्तें क्या है इसे देखते हैं। सक्षम अधिकारी छुट्टी आवेदन में छुट्टी के स्वरूप को नहीं बदल सकता है। सामान्यतः छुट्टी उस दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन से कार्यभार सौंप दिया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने वाले दिन से पहले वाले कार्य दिवस की समाप्ति होती है। छुट्टी समाप्ति से पूर्व बिना सक्षम स्वीकृति के कोई कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौट सकते, किंतु यदि प्रशासन द्वारा काम पर बुलाया जाता है तो उसे ड्यूटी माना जाएगा और नियमानुसार पास या यात्रा भत्ता देय होगा। सभी प्रकार की छुट्टियां मिलाकर छुट्टी की अधिकतम सीमा 5 वर्ष है। इससे अधिक की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन छुट्टी के उपभोग करने के 30 दिन के अंदर ही करने की अनुमति है। छुट्टी के दौरान किसी अन्य प्रकार का नियोजन या व्यवसाय अनुमेय नहीं है। कैजुअल लीव को स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही जोड़े जाने की अनुमति है। इसे किसी अन्य छुट्टी के साथ स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। मिनिस्टेरियल कर्मचारी हेतु
प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 17 छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है। इनमें 14 सार्वजनिक या राजपत्रित छुट्टी तथा 3 राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इनमें कुछ छुट्टियां लाइन कर्मचारियों तथा कारखाना कर्मचारियों को भी अनुमेय होती हैं। अब हम छुट्टियों के प्रकार विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है औसत वेतन छुट्टी या अर्जित छुट्टी, लीव ऑन एवरेज पे, दैट इज LAP। प्रत्येक कर्मचारी एक साल में कुल 30 दिन छुट्टी अर्जित करता है, जिसे प्रत्येक 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 15-15 दिनों के हिसाब से कर्मचारी के छुट्टी खाते में अग्रिम रूप से जमा किया जाता है। छुट्टी जमा किए जाने की अधिकतम सीमा 300 अधिक 15 दिन है। प्रत्येक वर्ष के अंत में अवशेष अर्जित छुट्टी को अगले वर्ष के छुट्टी खाते में अग्रेषित किया जाता है। छुट्टी खाते में 300 दिन का LAP हो जाने पर अगले 6 माह में 15 दिन और जमा किया जाता है, जिसे 300 अधिक 15 के रूप में दर्शाया जाता है। अधिक 15 दिन को उस 6 माह में उपभोग कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा इसमें बची हुई छुट्टी समाप्त हो जाती है तथा अगले 6 माह में पुनः 15 दिन जमा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी के छुट्टी खाते में 30 जून को 300 अधिक 7 छुट्टी शेष दिख रही है, तब उसके खाते में 7 छुट्टियां समाप्त कर दी जाएगी और 1 जुलाई को 15 दिन की छुट्टियां मिलाकर उसे 300 अधिक 15 के रूप में दर्शाया जाएगा। 6 माह से कम अवधि की छुट्टी की गणना प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन के हिसाब से की जाती है। कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 180 दिन तक LAP स्वीकृत की जा सकती है। छुट्टी के दौरान कर्मचारी को पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसे छुट्टी वेतन यानी लीव सैलरी कहा जाता है। इस छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य छुट्टी के साथ जोड़कर दिया जाता है। स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया गया है, जिसमें औसत वेतन छुट्टी यानी LAP को अन्य छुट्टियां तथा नेशनल हॉलिडे के साथ किस तरह मिलाया जाता है, इसे दिखाया गया है। सेवा काल के दौरान प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर 10 दिन की छुट्टी का नगदीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते कि कर्मचारी के छुट्टी खाते में न्यूनतम 30 दिन की छुट्टी शेष हो। इस तरह कर्मचारी के पूरे सेवा काल में अधिकतम 6 बार छुट्टी का नगदीकरण हो सकता है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के खाते में शेष अर्जित छुट्टी का नगदीकरण कर दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 300 दिन है। कमर्शियल डिपार्टमेंट की ग्रुप बी एग्जाम यानी असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के लिए रेल कक्षा ऐप में टेक्निकल सब्जेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रूल्स, राजभाषा तथा जनरल नॉलेज, इन सभी विषयों के नोट्स तथा MCQs उपलब्ध कराए गए हैं। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड करें और ACM बनने की तैयारी आज ही शुरू करें। अगला प्रकार है अर्ध औसत वेतन छुट्टी, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, दैट इज LHAP। प्रत्येक कर्मचारी को यह छुट्टी प्रत्येक वर्ष 20 दिन अनुमेय है, जिसे 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन के हिसाब से छुट्टी खाते में जमा की जाती है। वर्ष के अंत में शेष बचे LHAP को अगले वर्ष में अग्रेषित कर दिया जाता है। LHAP के जमा किए जाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
6 माह से कम अवधि के लिए प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 5/3 के हिसाब से LHAP छुट्टी खाते में क्रेडिट की जाती है। एक बार में अधिकतम 24 माह की LHAP स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी का उपयोग अधिकतर बीमारी के कारणों से परिवर्तित छुट्टी के रूप में की जाती है। कर्मचारी के खाते में अर्जित छुट्टी यानी LAP जमा रहने पर भी वह पूर्व स्वीकृति हेतु अर्ध वेतन छुट्टी हेतु आवेदन कर सकता है, किंतु इस अवधि में उसे आधे औसत वेतन का ही भुगतान किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सेवानिवृत्ति के समय यदि किसी कर्मचारी के खाते में 300 दिन से कम अर्जित छुट्टी है तो इस कमी को LHAP से पूरा किए जाने का लाभ दिया जाता है, किंतु ऐसे समय LHAP के लिए आधे वेतन की दर से ही छुट्टी नकदीकरण किया जाता है। अगली छुट्टी है समपरिवर्तित छुट्टी, कम्यूटेड लीव। ये छुट्टी मूलतः चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी के खाते में शेष अर्ध औसत वेतन छुट्टी LHAP को परावर्तित कर स्वीकृत किया जाता है। इस छुट्टी अवधि में कर्मचारी पूर्ण वेतन पाने का हकदार होता है। कर्मचारी ये छुट्टी अर्जित नहीं करता है, बल्कि उसे सिक फिट सर्टिफिकेट संलग्न कर बीमारी की अवधि हेतु परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत करने हेतु आवेदन करना होता है। इसके आधार पर उक्त अवधि को पूर्ण वेतन छुट्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी एक दिन पूर्ण वेतन छुट्टी हेतु 2 दिन LHAP डेबिट किया जाता है। इस छुट्टी की अधिकतम सीमा कर्मचारी के छुट्टी खाते में शेष अर्ध औसत वेतन छुट्टी LHAP के आधे के बराबर होता है, यानी यदि किसी कर्मचारी के छुट्टी खाते में 65 दिन LHAP शेष है तो उसे अधिकतम 32 दिन ही परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है। अध्ययन हेतु ली गई अधिकतम 180 दिन LHAP का समपरिवर्तन कराया जा सकता है। यदि स्वीकृत परिवर्तित छुट्टी भविष्य में अर्जित LHAP से समायोजित नहीं हो पाता है तो मृत्यु या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या रिमूवल या बर्खास्त होने की स्थिति को छोड़कर असमायोजित यानी LHAP छुट्टी के लिए आधे वेतन की कटौती कर्मचारी से कर ली जाती है। अगला प्रकार है अनर्जित तथा अदेय छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। यदि कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी के कारण लंबी अवधि से इलाज करा रहा हो तथा उसके छुट्टी खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी न बची हो और इस कारण उसे वेतन न मिल पा रहा हो तो तत्कालिक राहत एवं मानवीय आधार पर यह छुट्टी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि छुट्टी स्वीकृति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि कर्मचारी वास्तव में गंभीर बीमारी से पीड़ित है और चिकित्सक की राय में वह फिलहाल ड्यूटी पर आने के योग्य नहीं है, किंतु निकट भविष्य में वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर कार्य पर वापस लौटेगा और शेष सेवा अवधि स्वीकृत छुट्टी के समतुल्य LHAP अर्जित कर लेगा। ये छुट्टी अर्ध औसत वेतन छुट्टी ही है, जिसे अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा ये सुनिश्चित किया जाता है कि भविष्य में कर्मचारी स्वीकृत अदेय छुट्टी के समतुल्य LHAP अर्जित कर लेगा। छुट्टी खाते में लीव नॉट ड्यू की अवधि को LHAP के खाते में माइनस क्रेडिट रूप में दर्ज किया जाता है तथा कर्मचारी द्वारा प्रत्येक 6 माह पर जितना LHAP अर्जित किया जाता है उसे बकाया छुट्टी से घटा दिया जाता है।
ये छुट्टी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार में अधिकतम 90 दिन, विशेष परिस्थिति में 180 दिन तथा पूरे सेवा काल में अधिकतम 360 दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि कर्मचारी की सेवा इतनी बची हो कि वह स्वीकृत अदेय छुट्टी के समतुल्य LHAP अर्जित कर ले। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी आधे वेतन पाने का हकदार होगा। अगला प्रकार है असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, दैट EOL। ये छुट्टी तब स्वीकृत की जाती है जब लंबी अवधि तक अनऑथराइज्ड अब्सेंट रहने वाले कर्मचारी के अब्सेंटी पीरियड को रेगुलर करने हेतु, जब कर्मचारी के खाते में कोई छुट्टी शेष न हो या कर्मचारी के खाते में छुट्टी जमा रहने के बावजूद उसने विशेष रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव स्वीकृति हेतु आवेदन किया हो। इस प्रकार की छुट्टी में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। इसे मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर या बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी स्वीकृत किया जा सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर स्वीकृत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को पेंशन संबंधी लाभों के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जाता है। अस्थायी कर्मचारियों के मामले में पहले 3 माह बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के तथा इसके पश्चात अगले 6 माह तक उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तथा गंभीर बीमारियों के मामले में अधिकतम 18 माह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव स्वीकृत किया जा सकता है। इस छुट्टी अवधि में कर्मचारी को वेतन देय नहीं होगा। अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव। ये छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को उनके काम से संबंधित जानकारी और उनके स्किल को अपडेट करने के लिए दी जाती है। ये छुट्टी उन्हें उच्च शिक्षा के विशेष पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति देती है। प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी अपने काम को अधिक कुशलता से और प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होते हैं। इस छुट्टी का उद्देश्य रेलवे के कर्मचारियों की योग्यता और कौशल को बढ़ाना है। इससे रेलवे के कामकाज में सुधार होता है और रेलवे की सेवाएं बेहतर होती है। इस छुट्टी के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए तथा अध्ययन छुट्टी से लौटने के बाद कम से कम 3 वर्ष की सेवा शेष रहनी चाहिए। अध्ययन छुट्टी एक बार में 12 माह तथा पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 माह तक स्वीकृत की जा सकती है। PhD अध्ययन हेतु यह अधिकतम 36 माह तक देय है। रेलवे चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों को पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए अब 36 महीने की अध्ययन छुट्टी मिल सकती है, जो पहले 24 महीने थी। हालांकि इसके लिए उन्हें एक बॉन्ड भरना होगा कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक रेलवे में सेवा करेंगे। ये शर्त इसलिए है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे अपने निवेश को वापस पा सके। इसके अलावा अध्ययन छुट्टी के लिए चिकित्सकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्नातकोत्तर शिक्षण प्रदान करने वाला संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और अध्ययन छुट्टी से संबंधित अन्य शर्तों को पूरा करता हो। इस छुट्टी के दौरान भारत या विदेश में पढ़ाई करने पर वेतन एवं महंगाई भत्ता देय होता है। ये एक विशेष प्रकार की छुट्टी है जिसे कर्मचारियों के छुट्टी खाते से नहीं घटाया जाता है। अध्ययन छुट्टी पर व्यतीत किए गए अवधि अर्धवेतन छुट्टी यानी LHAP को छोड़कर किसी भी छुट्टी के अर्जन के लिए उदारीकृत छुट्टी नियमों के अधीन गणना में ली जाएगी। प्रतिपूरक छुट्टी,
कंपनसेटरी लीव। ये छुट्टी साप्ताहिक विश्राम के दिन ड्यूटी करने के एवज में प्रदान की जाती है। सामान्यतः लंबित एवं त्वरित प्रकृति के कार्य जिसका शीघ्र निस्तारण आवश्यक होता है के निष्पादन हेतु संबंधित ग्रुप सी तथा ग्रुप डी कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन कार्यालय आने के लिए बुक किया जाता है, जिसके एवज में उसे प्रतिपूरक छुट्टी देय होती है। इसे 1 माह के अंदर उपभोग करना होता है। एक बार में अधिकतम 3 दिन प्रतिपूरक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। छुट्टी के दिन कार्य की देखरेख के लिए संबंधित पर्यवेक्षक को भी बुक किया जाता है, किंतु उसे प्रतिपूरक छुट्टी देय नहीं होती। भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पॉइंट्समैन, शंटिंग मास्टर, टीएनसी इन्हें स्टेशन मास्टर तथा ट्रेन मैनेजर बनने के लिए रेल कक्षा ऐप में सभी सामग्री केवल 699 रुपए में 1 साल के लिए उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप और अपना सपना पूरा कीजिए। मातृत्व या प्रसूति छुट्टी, मैटरनिटी लीव। ये छुट्टी महिला रेल कर्मचारियों को प्रसूति के दौरान 2 जीवित बच्चों तक 180 दिन की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। इसे बच्चे के जन्म से 90 दिन पूर्व से भी लिया जा सकता है और इसका उपभोग प्रसूति के 6 माह के अंदर करना होता है। इस छुट्टी के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी जाने से पहले प्राप्त होने वाले वेतन को पाने की हकदार होती है। इस छुट्टी को अन्य सभी प्रकार के छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। स्वतः गर्भपात के मामलों में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अधिकतम 45 दिन की प्रसूति छुट्टी स्वीकृत की जाती है। ये छुट्टी अविवाहित महिला कर्मचारी, प्रशिक्षणरत महिला प्रशिक्षु तथा अस्थायी दर्जा प्राप्त नैमित्तिक महिला श्रमिकों को भी देय होता है। ये छुट्टी महिला कर्मचारी द्वारा 1 वर्ष तक के नवजात शिशु के गोद लेने पर भी प्रदान की जाती है। इस छुट्टी को एक मुश्त स्वीकृत किया जाता है। मातृत्व छुट्टी एक विशेष प्रकार की छुट्टी है जिसे महिला कर्मचारी के नियमित छुट्टी से नहीं घटाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद तथा जन्म से तुरंत पूर्व बच्चे की मृत्यु के मामले में विशेष प्रसूति छुट्टी, स्पेशल मैटरनिटी लीव। माँ के जीवन पर दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या जन्म से तुरंत पूर्व बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार के महिला सरकारी कर्मचारी को 60 दिन की विशेष प्रसूति छुट्टी स्क्रीन पर दिखाई शर्तों में अध्ययन मंजूरी की जाएगी। महिला कर्मचारी द्वारा बच्चे की मृत्यु तक पैसे ली गई प्रसूति छुट्टी को किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग किए बिना उसके छुट्टी खाते में उपलब्ध किसी अन्य छुट्टी में बदल दिया जाए तथा उसे बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिन की विशेष प्रसूति छुट्टी मंजूर की जाए। यदि महिला कर्मचारी को कोई प्रसूति छुट्टी मंजूर नहीं की गई है, वहाँ उसे बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिन की विशेष प्रसूति छुट्टी मंजूर की जाए। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की अवस्था को जन्म के बाद 28 दिन तक परिभाषित किया जाए। जीवन के किसी संकेत के बिना पैदा हुए अथवा गर्भ के 28 सप्ताह के बाद बच्चे को स्टिल बर्थ के रूप में परिभाषित किया जाए। विशेष प्रसूति छुट्टी का लाभ केवल उस महिला कर्मचारी को मिलेगा जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों तथा उसने एक प्राधिकृत अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया हो। प्राधिकृत अस्पताल का तात्पर्य सरकारी अस्पताल अथवा
CGHS के अंतर्गत पैनल वाले अस्पताल से है। आपात स्थिति में गैर पैनल अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे के मामले में आपातकालीन प्रमाण पत्र की प्रस्तुति अनिवार्य है। पितृत्व छुट्टी, पैटर्निटी लीव। पुरुष कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, अपनी पत्नी के प्रसूति के दौरान 15 दिन की पितृत्व छुट्टी पाने का हकदार है। इस छुट्टी को बच्चे के जन्म तिथि सम्मिलित करते हुए 15 दिन पूर्व लिया जा सकता है तथा इस छुट्टी का उपभोग बच्चे के जन्म से 6 माह के अंदर करना होता है। अस्थायी दर्जा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिकों को तथा रेल कर्मचारी की पत्नी द्वारा 1 वर्ष तक के शिशु को गोद लेने पर भी इस छुट्टी का लाभ देय होता है। इस छुट्टी को अन्य सभी प्रकार की छुट्टियों के साथ लिया जा सकता है। इस छुट्टी को एक मुश्त स्वीकृत किया जाता है तथा इसे कर्मचारी के छुट्टी खाते से नहीं घटाया जाता है। इस अवधि में कर्मचारी वेतन पाने का पात्र होता है। बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी, चाइल्ड एडॉप्शन लीव। 2 से कम जीवित संतान वाली रेलकर्मी माता को 1 वर्ष तक के शिशु को गोद लेने पर 180 दिन की छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व मिल रहे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन मिलेगा। इसे अन्य किसी तरह की छुट्टी के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। माता को देय और स्वीकार्य छुट्टी कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने की तारीख से बच्चे के 1 वर्ष की आयु होने तक की अवधि के बराबर होगी, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए बिना मिलने वाली अधिकतम 60 दिन की अदेय और परिवर्तित छुट्टी शामिल होगी। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे की आयु 6 माह और उससे अधिक हो लेकिन 7 माह से कम हो तो 6 माह तक की छुट्टी मिल सकती है। बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी की कटौती छुट्टी खाते में से नहीं की जाएगी। आकस्मिक छुट्टी, कैजुअल लीव। आकस्मिक छुट्टी को मान्यता प्राप्त छुट्टी नहीं माना जाता है। ये छुट्टी कर्मचारी की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दी जाती है। इस छुट्टी पर छुट्टी के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने वाले कर्मचारी को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है। राजपत्रित छुट्टी का लाभ पाने वाले कर्मचारी को 1 कैलेंडर वर्ष में 8 दिन, राजपत्रित छुट्टी का लाभ नहीं पाने वाले कर्मचारियों को 10 दिन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थापित कर्मचारियों को 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी देय है। दिव्यांग कर्मचारियों को इसके अलावा 4 अतिरिक्त दिनों की आकस्मिक छुट्टी देय है। नियुक्ति के मामले में चाहे कर्मचारी वर्ष के किसी भी समय नियुक्त हुआ हो, उसे पूर्ण आकस्मिक छुट्टी देय होती है। आकस्मिक छुट्टी के मध्य पड़ने वाले साप्ताहिक या राजपत्रित सार्वजनिक छुट्टी को गणना में नहीं लिया जा सकता है। इसे एक बार में अधिकतम देय छुट्टी तक स्वीकृत किया जा सकता है तथा इसे आधे दिन के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है। महीने में 2 दिन के अतिरिक्त देरी से कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों के प्रत्येक दिन के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काट ली जाती है। इसे सिर्फ स्पेशल कैजुअल लीव तथा चाइल्ड केयर लीव के साथ जोड़कर स्वीकृत किया जा सकता है। अगला प्रकार है विशेष आकस्मिक छुट्टी, स्पेशल कैजुअल लीव। विशेष अवसरों या मामलों में संबंधित रेल कर्मचारी को भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक छुट्टी का लाभ दिया जाता है, जिसे
सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कार्य अथवा अवसर के उद्देश्य के अनुसार इसकी अवधि 1 दिन से 90 दिन तक की हो सकती है। मुख्यतः स्क्रीन पर दिखाए गए मामले में अलग अलग अवधि के लिए स्पेशल कैजुअल लीव अनुमेय है। ये लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी पूर्ण वेतन पाने का हकदार होता है तथा इसे छुट्टी खाते में डेबिट नहीं किया जाता है। अगला प्रकार है बच्चे की देखभाल हेतु छुट्टी, चाइल्ड केयर लीव, दैट इज CCL। महिलाओं तथा एकल पुरुषों को नाबालिग 2 बच्चों की देखभाल के लिए समूची सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष यानी 730 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। इस छुट्टी की जरूरत उनका लालन पालन करने के लिए या परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान हो सकती है। 18 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए ये छुट्टी नहीं मिलेगी। इसे 1 से अधिक चरणों में लिया जा सकता है और इसे छुट्टी के खाते में नहीं डाला जाएगा। ये छुट्टी स्वीकृत होने के बाद ही कोई छुट्टी पर जा सकेगा। अर्जित छुट्टी की तरह इसे माना जाएगा और इसे तभी दिया जाएगा जब अर्जित छुट्टी खाते में ना हो। सरकारी कर्मचारी के खाते में अर्जित छुट्टी न होने की स्थिति में शिशु देखभाल छुट्टी स्क्रीन पर दिखाई गई सीमा तक मंजूर की जाएगी। 1 कैलेंडर वर्ष में यह छुट्टी 3 बार से अधिक मंजूर नहीं की जाएगी। एकल महिला कर्मचारी के मामले में इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। CCL 5 दिन से कम अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी। सामान्यतः ये छुट्टी प्रोबेशन अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी। तथापि कतिपय विषम स्थितियों में जहां छुट्टी संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी परिवीक्षाधीन को इस छुट्टी की आवश्यकता से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, तब यह छुट्टी मंजूर की जा सकती है। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रोबेशन के दौरान ये छुट्टी न्यूनतम मंजूर की जाए। इस छुट्टी की अवधि के पहले 365 दिन के लिए 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा बचे हुए दिन का 80% वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसे अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकेगा। अशक्त बच्चे की आयु में छूट। अशक्त बच्चों के मामले में जब अशक्तता कम से कम 40% हो तो महिला कर्मचारियों को 22 वर्ष तक के अशक्त बच्चे के लिए छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। अशक्तता में मानसिक अशक्तता भी शामिल है। यदि बच्चा कर्मचारी पर आश्रित हो तभी छुट्टी दी जाती थी, लेकिन 13 जून 2018 से इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। अगली छुट्टी है कार्य संबंधी बीमारी एवं चोट हेतु छुट्टी, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव, दैट इज WRIIL। ये नियम भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 के पैरा 552 में वर्णित इरादतन अधिरोपित दुर्घटना में घायल होने पर विशेष निशक्तता छुट्टी के स्थान पर लगाया गया है। इस छुट्टी नियम के लागू होने के फलस्वरूप IREC 1 के पैरा 553 में विशेष निशक्तता छुट्टी पर पैरा 554 अस्पताली छुट्टी के नियम को हटा दिया गया है। कोई भी रेल सेवक अपने कार्यालय कार्य के निर्वहन करते हुए या उसके परिणाम स्वरूप चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी बीमार पड़ता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उसे कार्य संबंधित बीमारी या चोट छुट्टी स्वीकृत की जाती है।
WRIIL के तहत अस्पताल में भर्ती होने की पूरी अवधि के वेतन और भत्ते का भुगतान रेल कर्मचारी को किया जाएगा। अस्पताल से मुक्त होने के बाद ये छुट्टी रेल सेवक को अस्पताल से छूटने के तुरंत बाद 6 माह तक पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ साथ उसके बाद 12 माह तक आधे वेतन पर WRIIL अनुमेय होगा। कर्मचारी इस आधे वेतन की छुट्टी को परिवर्तित छुट्टी में बदल सकता है। RPF और RPSFP के अधिकारी वर्ग को अस्पताल से मुक्त होने के तुरंत बाद 6 माह तक पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ तथा उसे अगले 24 माह तक सिर्फ पूर्ण वेतन देय होगा। RPF तथा RPSF के अधिकारी वर्ग से नीचे के कर्मचारियों के मामले में पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ WRIIL स्वीकृत किए जाने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यदि कोई रेल कर्मचारी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आता है तो इस छुट्टी के दौरान मिलने वाले वेतन और भत्ते की राशि को क्षतिपूर्ति की राशि से घटा दिया जाता है। इस छुट्टी के अवधि के दौरान कर्मचारी के छुट्टी खाते में LAP और LHAP जमा नहीं किया जाएगा। ये नियम 14 दिसंबर 2018 से लागू है। अगली छुट्टी है सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, प्रिपरेटरी लीव फॉर रिटायरमेंट। यदि कोई रेल कर्मचारी उसके खाते में जमा LAP का नगदीकरण नहीं चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लिखित आवेदन करने पर उसके खाते में पूरी औसत वेतन छुट्टी या जितने दिन का औसत वेतन छुट्टी हेतु आवेदन किया है एक बार में स्वीकृत की जा सकती है। किंतु सेवानिवृत्ति की तिथि को उसे अपने कार्य पर उपस्थित होना आवश्यक है। इस दौरान सेवा में मिलने वाले सभी लाभ देय होते हैं। अगली छुट्टी है कार्य ग्रहण अवधि, दैट इज ज्वाइनिंग टाइम। रेल कर्मचारी को यदि प्रशासनिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है जिससे आवास परिवर्तन सन्निहित हो तो यह छुट्टी स्वीकृत की जाती है। इसकी अवधि दूरी के अनुसार स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट के अनुसार होती है। इस छुट्टी को एकमुश्त रूप में ही उपयोग किया जा सकता है। यदि कार्यग्रहण अवधि के समाप्ति के बाद अगला दिन छुट्टी का हो तो इस अवधि को बढ़ा हुआ मान लिया जाता है, किंतु पिछले स्टेशन से कार्य मुक्त होते ही इसकी शुरुआत हो जाती है। यदि कोई कर्मचारी शनिवार अपराह्न को कार्य मुक्त होता है और रविवार को छुट्टी के कारण वह सोमवार को कार्यभार ग्रहण करता है तो एक दिन का कार्यग्रहण अवधि उपभोग किया माना जाएगा। स्थानांतरण में कार्यग्रहण अवधि का उपभोग नहीं किए जाने पर इसे कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी के रूप में जमा कराया जा सकता है। अगला प्रकार है सेवा के दौरान औसत वेतन की छुट्टी का पास तथा PTO के साथ नगदीकरण। छठे वेतन आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि रेलवे पास की सुविधा का लाभ उठाते हुए 10 दिन तक की औसत वेतन की छुट्टी का नगदीकरण स्क्रीन पर दिखाई गई शर्तों पर किया जा सकता है। इसके साथ ही कम से कम इतने दिन की औसत वेतन की छुट्टी और ली जाएगी। छुट्टी की अवधि और नकदीकरण के अलावा कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन औसत वेतन की छुट्टी जमा रहनी चाहिए। इस प्रकार नकदीकरण की सुविधा पूरी नौकरी में कुल 60 दिन से अधिक नहीं होगी। साथ ही यह शर्त भी जब तक कम से कम 2 साल पूरे न हो जाएं, अगला नकदीकरण नहीं मिलेगा।
नकदीकरण की गणना स्क्रीन पर दिखाए गए सूत्र के अनुसार की जाएगी। इस गणना में कोई मकान किराया भत्ता या परिवहन भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा, पर एनपीए को इस गणना में शामिल किया जाएगा। नकदीकरण के नियम 550 के अधीन जितने दिन की छुट्टी की सुविधा मिलती है, उसमें से यह नकदीकरण की अवधि कम नहीं की जाएगी। 10 दिन की छुट्टी पर जाने और पास का प्रयोग करने की बाध्यता लोको पायलट तथा गार्ड यानी रनिंग कर्मचारी और स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर्स के लिए नहीं होगी, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। जब इनकी छुट्टी अस्वीकार हो पर पास तथा पीटीओ का प्रयोग हो, तब भी नकदीकरण दिया जाएगा। सुविधा के लिए पास के साथ पीटीओ भी शामिल किए जाएंगे। पास तथा पीटीओ की सुविधा का लाभ उठाते समय किस तरह की छुट्टी ली जाती है और कितने दिन की, इस पर कोई विचार न करते हुए 10 दिन की औसत वेतन की छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा। ये निर्णय 11 जून 2009 से लागू होगा। 2 साल की अवधि के बाद ही दूसरा नकदीकरण हो सकता है। 2 वर्ष का एक ब्लॉक माना जाएगा। ये ब्लॉक 1 सितंबर 2008 से शुरू होकर 31 अगस्त 2010 को समाप्त हुआ। दूसरा ब्लॉक 1 सितंबर 2010 से शुरू हुआ। तीसरा 1 दिसंबर 2012 से यही क्रम चलता रहेगा। अगला प्रकार है अनधिकृत गैर हाजिरी, अनऑथराइज्ड अब्सेंस। जानबूझकर गैर हाजिर रहने पर कर्मचारी को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाएगा तथा उस पर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में कर्मचारी को गैर हाजिर रहने के परिणाम के बारे में चेतावनी देकर तुरंत हाजिर होने का आदेश देना चाहिए। फिर अनुशासन की कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। इन मामलों में कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई और चार्जशीट जारी करनी चाहिए। इसे सेवा में व्यवधान माना जाएगा और कई परिस्थितियों में सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। ये अवधि डिविजनल मानते हुए इंक्रीमेंट छुट्टी पेंशन को प्रभावित करेगा। जहां वह अकेली अवधि हो तो सेवा में बाधा मानी जाएगी और पुरानी सेवा में नहीं जोड़ी जाएगी। जब सक्षम अधिकारी कारणों से संतुष्ट हो, तभी वो इस अवधि को रेगुलर करेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने छुट्टी नियम के बारे में विस्तार से जाना, जिसमें छुट्टी के सामान्य नियम और शर्तें तथा छुट्टी के प्रकार देखे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।